नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेस, जहाँ होती है नंबर वन पढ़ाई। आज हम अपना सेंट्रल स्टेट रिलेशन का चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे पुंछी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने के बाद में। तो हम पढ़ रहे थे कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे अपनी राय मशवरा देने के लिए कई कमीशन बनाए गए थे। उनकी कई रिपोर्ट्स हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे पुंछी कमीशन की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में इस कमीशन ने बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन दी थी, बहुत ज़्यादा सुझाव दिए थे। तो उन सुझावों के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन से सुझाव उन्होंने दिए थे और उनमें से क्या क्या सरकार ने माना और क्या क्या सरकार ने नहीं माना। तो ये बोल रहा है द सेकंड कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन वाज सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2007 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मदन मोहन पुंछी, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो मदन मोहन पुंछी जो है इसके चेयरमैन थे इस कमीशन के, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम पुंछी कमीशन। और जो मदन मोहन पुंछी थे ये कोई हल्के आदमी नहीं थे, भारी आदमी थे। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हुए थे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश रहे हुए थे। It was required to look into the issues of central state relation, keeping in view the changes that have taken place in the polity and economy of India since Sarkaria Commission had last looked at the issue of central state relation over the 2 decades ago। तो बोले कि साहब 20 साल पहले हमने एक और कमीशन बनाया था, सरकारिया कमीशन। उसके बाद में 20 साल गुजर गए। अब 20 साल में जो रिश्ते बदल गए होंगे ना, देखो जैसे जैसे टाइम गुजरता है बहुत चीज़ें बदल जाती है, रिश्ते तो स्पेशल बदल जाते हैं। तो इन्होंने बोला जो रिश्तों में बदलाव आया है उन बदलावों को हम देखेंगे, उन बदलावों के बारे में रिकमेंडेशन देगा कौन? ये पुंछी कमीशन। द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमीशन वर एज फॉलोज। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में मैंने बताया था कि कोई भी कमीशन बनाया जाता है, कोई भी काम करवाया जाता है किसी से, तो उसको बताया जाता है कि तुझे ये काम ऐसे ऐसे करना है, तुझे ये काम करना है। जैसे अभी मम्मी तुमको भेजती है सब्जी मंडी में सब्जी लाने के लिए, तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या बोलती है कि भाई साहब 50 रुपये तेरे को बेटा मैं दे रही हूँ, ये सब्जी लानी है, और खर्चा खुद का नहीं करना है, कोई फालतू अपनी टॉफी वॉफी या फिर अपनी कोई कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक मत पी जाना। इसकी ये सब्जी लानी है, इसके से लानी है, ऐसी क्वालिटी की हो तो लानी है, इतना भाव हो तो इतनी लानी है, इतना भाव हो तो इतनी कम लानी है, कम भाव हो तो ज़्यादा लानी है, ज़्यादा भाव हो तो कम लानी है। ये सारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस देके तुमको सब्जी मंडी में भेजा जाता है और फिर उसके हिसाब से तुम अपनी सब्जी खरीदते हो। तो ये तो भाई सब्जी लाने की बात हो गई, लेकिन यहाँ पे तो पूरा एक कमीशन बनाया जा रहा है जिसमें बहुत सारे लोग बैठाए जाएंगे, उनको पैसे दिए जाएंगे, वो फिर घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐसे करेंगे और क्या, और भारत में जा जाके इधर उधर देखेंगे कि सेंटर के स्टेट के रिलेशन कैसे चल रहे हैं। तो उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी होने चाहिए। तो वही बात है कि भाई टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या क्या थी, क्या क्या शर्तें थी जिन पे ये कमीशन काम करेगा, क्या क्या इस कमीशन को काम दिए गए थे करने के लिए, वो हम पढ़ते हैं। तो पहला क्या है? The commission was required to examine and review the working of the existing arrangement between the union and the states as per the Constitution of India, the healthy precedents being followed, various pronouncements of the courts in regard to powers, function, and responsibility in spheres including legislative relation, administrative relation, role of governor, emergency provision, financial relation, economic and social planning, panchayati raj institution, sharing of resources including interstate river water, and they recommend such changes or other measures as may be appropriate for keeping in view the practical difficulties। तो भाई सब कुछ ही बोल दिया इसको कि भाई तुम तो जो भी सेंटर स्टेट रिलेशन में जो भी चीज़ें हो सकती है सबको चेक करो और देखो कि उनके रिलेशन कैसे चल रहे हैं। इसमें से क्या क्या नॉर्मली क्या क्या चीज़ों के बारे में बोला गया कि भाई जो ऑलरेडी अरेंजमेंट दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल स्टेट के लिए वो उनको देखो, हेल्दी प्रेसिडेंट्स को देखो, बहुत सारे प्रोनाउंसमेंट जो किए हुए हैं उन प्रोनाउंसमेंट्स को देखो, और कोर्टों ने क्या क्या उसके लिए डिसीजन दिए वो देखो, फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो सभी स्पेयर में, ठीक है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन देखो आपस में इनके, रोल ऑफ गवर्नर देखो, गवर्नर का रोल देखो कि गवर्नर भाई ढंग से चला रहा है या फिर गवर्नर स्टेट के सेंटर के रिलेशन को खराब कर रहा है, इमरजेंसी प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए उनको देखो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को देखो, उसके अलावा रिसोर्सेज शेयरिंग को देखो, इंटर स्टेट वाटर रिवर डिस्प्यूट होता है उनको भी देखो। भाई सब कुछ ही देखो तुम जाके। उनको बोला कि भाई तुम्हारे को भाई बहुत कुछ देखना तो तुम आराम से जाके देखते रहो। दूसरे नंबर पे देखते हैं, in examining and reviewing the working of the existing arrangement between the union and the states and making recommendation as to changes and measures needed, the commission was required to keep in view the social and economic development that have taken place over the years। तो क्या बोल रहा है ये कि साहब जो ऑलरेडी जो हमने सिस्टम बना रखे हैं जिससे सेंटर और स्टेट के बीच में काम होता है, ऑलरेडी जो रिलेशन सेंटर और स्टेट के बीच में बने हुए हैं, एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट जो है वो कैसे काम कर रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो देखो तुम जाके, ठीक है, यूनियन और स्टेट के बीच में। और उसके ऊपर तुम अपने सुझाव भी दो कि भाई कौन कौन से उनमें चेंज करना जरूरी है, कौन कौन से ऐसे हमें मेजर्स लेना जरूरी है जिससे कि वो और अच्छी तरीके से काम करे और सेंट्रल स्टेट का रिलेशन एकदम मधुर रहे, ये रिश्ता एकदम मधुर कहलाए, ठीक है। The commission was required to keep in view the social and economical development that have taken place over the years। तो बोला कि साहब अभी तक जो है 20 साल हो गए, 20 साल पहले बना था एक कमीशन, उसके बाद अब तुम्हें बनाया जा रहा है। तो अब तुम्हें बनाया जा रहा है तो 20 साल में क्या क्या परिवर्तनों का भी ध्यान रखना तुम और उसके हिसाब से अपनी रिकमेंडेशन देना, particularly over the last 2 decades, and have due regard to the schemes and framework of the constitution। Such recommendations were also needed to address the growing challenges of ensuring good governance for promoting the welfare of the people
whilst strengthening the unity and integrity of the country and of availing emerging opportunity for sustained and rapid economic growth, for elevating poverty and illiteracy in the early decades of the new millennium। तो बोल रहे कि साहब आपको देखो ये काम करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत का विकास हो इस तरीके से हम सेंट्रल स्टेट के रिलेशन बनाएं, लेकिन उसके लिए ये ना हो कि भाई आप स्टेट्स को इतनी छूट दे दो कि वो भारत से दूर जाने की भी सोचने लग जाए कि भाई हम तो भारत को छोड़ के जाएंगे, हम इस देश में नहीं रहना चाहते। ऐसा ना हो। भारत की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को आप पहले स्थान पर रखोगे, यानी कि भाई साहब भारत जुड़ा हुआ रहना चाहिए, पहली बात ये। अब आप बोलोगे ऐसे थोड़ी छोड़ के जा सकते, भाई छोड़ के जा सकते हैं, स्टेट वाले भारत को छोड़ के जा सकते हैं अगर उनको एकदम छूट दे दी जाए तो। आज तक भारत एक जैसा क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है, वो किसी स्टेट को जाने देती नहीं है और स्टेट अपने हिसाब से जा भी नहीं सकते क्योंकि उनके पास पावर है ही नहीं। तो ये मेन चीज़ है, बोले इसका ध्यान रखना तुम कि ये जो धागा है वो एकदम पिरोया हुआ रहे, सारे मोती इस धागे में रहे, क्योंकि धागा टूटा तो मोती बिखर जाएंगे, है ना। टूट गई है माला मोती बिखर गए, वो वाला गाना बजाना पड़ेगा फिर। और आप ये भी ध्यान रखो कि भाई ऐसे हम सेंट्रल स्टेट के रिलेशन बनाएं कि सभी आपस में काम करें, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ उससे हो, यानी कि भारत का आर्थिक विकास बहुत अच्छी तरीके से हो, और जो गरीबी है वो हट जाए, इलिटरेसी हट जाए, और भारत विकास के पथ पर अग्रसर हो जाए। अच्छा, ऐसे ऐसे काम करना है, ठीक है। तीसरे नंबर का देखते हैं। While examining and making its recommendation on the above, the commission was required to have particular regard but not limit its mandate to the following। तो बोले कि साहब रिकमेंडेशन जब देनी थी ना कमीशन को जब रिकमेंडेशन देनी थी इन सारी चीज़ों पे जो कि ऊपर देखी गई, तो इसमें बोला गया कि साहब कमीशन रिक्वायर था कि पर्टिकुलर रिगार्ड बट नॉट लिमिट द मैंडेट टू द फॉलोइंग, कि इन इन चीज़ों का भी ध्यान वो देगा। हालांकि इन तक वो लिमिटेड नहीं रहेगा कि भाई इन्हीं को नहीं, इनके अलावा भी जो देखना वो भी देखना, लेकिन इन चीज़ों पर विशेष अपना ध्यान देना, विशेष फोकस देना। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी उनको हम पढ़ते हैं, चलो। The role, responsibility and jurisdiction of the center vis-a-vis states during major and prolonged outbreaks of communal violence, caste violence and other social conflict leading to prolonged and escalated violence। तो देखो भारत में उस टाइम पे क्या हो रहा है, जिस टाइम पे कमीशन बना था ना, बहुत वायलेंस हो रहा था, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, बहुत सारा वायलेंस, बहुत सारी हिंसा लोग कर रहे थे। तो उससे बड़ी परेशान थी भारत सरकार। तो इस कमीशन को रोल दिया गया कि भाई आप ये ध्यान रखना कि सेंटर का स्टेट का रोल क्या होता है, जुरिस्डिक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, यानी कि भाई जब भारत में हिंसा भड़क जाए धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, इन सब के नाम पे, तो कितना सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कितना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कितना जुरिस्डिक्शन होगा कि वो इस हिंसा को कंट्रोल करे, वो उन दंगों को कंट्रोल करे। क्योंकि हो रहा क्या था कि स्टेट में हिंसा होती है वो बोलते भाई ये तो सेंटर का काम है, वो करेगी कंट्रोल, और जब सेंटर में हिंसा होती तो वो बोलते स्टेट का काम है, वो करेगी कंट्रोल, है ना। तो इस वजह से कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा था और हिंसा बढ़ती जाती थी। तो इसको ये दिया गया कि आप भाई साहब जुरिस्डिक्शन को भी देखो और उसके अलावा आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिटरमाइन करो, ठीक है। बी नंबर का देखते हैं। द रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंटर विज़ स्टेट्स इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स लाइक द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स दैट वुड नॉर्मली टेक 15 to 20 years for completion and hinge vitality of the support of the state। तो बोला कि साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी और जुरिस्डिक्शन आप इसका भी बताओ कि सेंटर का और स्टेट का क्या होगा कि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं ना पानी के, कई कई साल चलते हैं, 10-10 साल, 20-20 साल चलते हैं, बहुत बहुत टाइम तक जो चलते हैं, है ना। मेगा प्रोजेक्ट जो होते हैं 15-20 साल तक चलते हैं, वो क्योंकि वो प्रोजेक्ट अकेले सेंटर भी नहीं कर सकती, अकेला स्टेट भी नहीं कर सकता, दोनों को मिलकर उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करना होगा। और उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए उनकी आपस में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या रोल होगा, कितना सेंटर काम करेगी, कितना स्टेट काम करेगी, दोनों मिलके काम करेंगे, टांग तो कोई नहीं लगाएगा, वो भी आप ढंग से देखो। रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके आप उसमें देखो। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट 15-20 साल चलते हैं पानी के, जैसे बड़े बड़े जो डैम बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं ना, उनके बारे में आप देखो, ठीक है। सी नंबर का बोला द रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंटर विज़-अ-विज़ स्टेट्स इन प्रमोटिंग इफेक्टिव डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड ऑटोनॉमी टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड लोकल बॉडीज इंक्लूडिंग ऑटोनोमस बॉडीज अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो मैंने बताया था साहब कि 3 टीयर की गवर्नमेंट भारत में होती है। कितने टीयर की होती है? 3 टीयर गवर्नमेंट इंडिया में होती है। कौन कौन से टीयर है? ये तो है सेंटर, ये है स्टेट, और ये है नीचे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, है ना। तो ये सभी अपने आप में ऑटोनोमस होती है। सेंटर अपने हिसाब से काम करता है, स्टेट अपने हिसाब से काम करता है, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े कंट्रोल इसका इस पे और इसका इस पे होता है। तो ये बोल रहे हैं कि साहब आप ये देखो कि ये सेंटर का और स्टेट का क्या रोल होगा इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी देने में, ठीक है, इनको फ्रीडम देने में, ये अपना काम अच्छी तरीके से कर पाए, उसके लिए इन दोनों का क्या रोल होगा। क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, एकदम गांव के लेवल पे काम करते हैं। तो उनको अगर एकदम कंट्रोल में बांध के रखा जाएगा तो गांव ग्रामीण विकास जो है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसको बोला गया कि आप हमें ये देख के बताना कि इनका रोल जो है वो क्या होगा, ठीक है।
हाँ, तो ये बोला गया द रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंटर विज़ स्टेट इन प्रमोटिंग इफेक्टिव डेवोल्यूशन ऑफ पावर, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो उनको भी पावर दो आप कि गांव में वो भी अपने कोई काम कराना चाहे तो करा सके। ऐसा नहीं कि उसको हर बार किसी एमएलए से एमपी से जाके भीख मांगनी पड़ती कि साहब पैसा दे दो, गाँव में ये कराना है वो कराना है। उनको भी पावर दो, है ना, और उनको भी ऑटोनॉमी दो कि वो अपना काम खुद कर सके। लोकल बॉडीज को ऑटोनॉमी दो, ताकि ऑटोनोमस बॉडीज कौन सी होती है, ये हमने पढ़ा था कि आसाम में और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे ये ऑटोनोमस बॉडीज मिलती है। तो इन सबको आप वो दो, ऑटोनॉमी दो, ताकि वो अपना काम कर सके। इसमें स्टेट का और सेंटर का रोल देखो कि किसने ऑटोनॉमी किसको कितनी देनी है और कौन बीच में टांग लगाता है, वो सारी चीजों को आप ध्यान से देखो, ठीक है। डी नंबर का देखते हैं कि द रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंटर विज़ स्टेट इन प्रमोटिंग द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट प्लानिंग एंड बजटिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो मित्रों देखो सिस्टम क्या होता है, एक तो होता है नेशनल लेवल, एक होता है स्टेट लेवल और एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। नेशनल लेवल में जैसे हमारा पूरा देश है, इंडिया आ गया। स्टेट लेवल पे राजस्थान की बात कर लें कि राजस्थान हमारा स्टेट है, और उसमें फिर कई डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, यानी स्टेट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है ताकि उस पर आराम से उस पर शासन किया जा सके। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होती है डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट को ये बोल रहे हैं कि साहब डिस्ट्रिक्ट को ऑटोनॉमी दो आप, और उसके अलावा प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंस प्लानिंग एंड बजटिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और सब है, तो आराम से अपना प्लानिंग कर सके और जो है बजटिंग कर सके सारे कामों की, वो उनको उतनी इंडिपेंडेंस देनी चाहिए। ये आप कौन देखेगा, सेंटर देखेगा या स्टेट देखेगा, इनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मामले में क्या होगी, ठीक है। अगला है द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंटर एंड ऑफ सेंटर विज़ स्टेट्स इन लिंकिंग सेंट्रल असिस्टेंस ऑफ वेरियस काइंड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट। तो कई बार क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है कई काम कराने के लिए, जैसे पुल बना दो, रोड बना दो, बच्चों के एजुकेशन का ध्यान रखो, बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखो, नल से जल दे दो, ये दे दो वो दे दो। तो ये काम कराने के लिए पैसे देती है, और उसके बाद पैसा देने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट चेक भी करती है कि किस स्टेट ने वो काम कितना किया या फिर नहीं किया। अगर कोई स्टेट मान लो पैसा ले लिया काम नहीं किया, तो फिर उसको अगली बार पैसा कम दिया जाएगा, और जिसने अच्छा काम किया तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। यानी परफॉर्मेंस आपकी कितनी होगी उस हिसाब से आपको कितना पैसा मिलेगा, वो काम होगा। तो यही देख रहा है कि इसमें बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होगी सेंटर की स्टेट की इन लिंकिंग सेंट्रल असिस्टेंट ऑफ वेरियस काइंड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट। स्टेट ने जैसा परफॉर्मेंस किया उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कितना असिस्टेंट देगी, कितना पैसा देगी, उसको हमें फिक्स करना होगा, ठीक है। एफ का देखते हैं, द रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंटर इन अडोप्टिंग अप्रोचेज एंड पॉलिसीज बेस्ड ऑन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड स्टेट। क्या बोल रहा है ये कि द रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंटर इन अडोप्टिंग अप्रोचेज एंड पॉलिसीज बेस्ड इन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड स्टेट। यानी बैकवर्ड स्टेट का मतलब कई स्टेट ऐसे हैं, जैसे बिहार है, झारखंड है, यहाँ पे लोगों के पास में पैसा ज्यादा नहीं है, गरीबी ज्यादा है। हरियाणा को देखो और एक झारखंड को देखो, हरियाणा में पैसे वाले लोग, झारखंड में नहीं है, तो वो बैकवर्ड स्टेट है। तो जो बैकवर्ड स्टेट होते हैं उनके लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एक तो होता है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन को बोलते हैं भेदभाव। भेदभाव का मतलब क्या होता है कि भाई किसी के साथ आप भेदभाव कर रहे हो, यानी मान लो दो लड़के हैं आपके, एक लड़का और दूसरा लड़का, इसको आपने 10 रुपए दिए, इसको आपने 100 रुपए दिए, तो ये भेदभाव हो गया ना कि भाई दोनों लड़कों को बराबर रखो, आप दोनों को, एक को 100 दे रहे हो तो उसको भी 100 दो, इसको 10 दिए तो उसको भी 10 दो। लेकिन एक होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब क्या होता है कि भैया एक लड़का है दूसरा लड़का है, ठीक है, ये लड़का पढ़ लिख गया, ये बेचारा पढ़ा नहीं कोई भी कारण से, मान लो ये अनपढ़ है, इसके पास कमाई बहुत कम है, इसकी कमाई बहुत ज्यादा है, तो अब माता पिता क्या करेंगे, इसको कम पैसा देंगे, इसको ज्यादा देंगे क्योंकि इसकी कमाई कम है। तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में आएगा कि भाई जिसकी कमाई कम है उसको ज्यादा पैसा दिया जा रहा है, तो उसको उसके बराबर लाने की कोशिश की जा रही है जिसके पास ज्यादा पैसा है ना, तो इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, इसको बुरा नहीं माना जाता है। तो ये बोलने के साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और जुरिस्डिक्शन रहेगा सेंटर का, और सेंटर क्या पॉलिसी अडॉप्ट करेगी जिससे कि वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सके इन फेवर ऑफ बैकवर्ड स्टेट्स, है ना। जो स्टेट पीछे रह गई है, जो स्टेट अपना विकास ज्यादा नहीं कर पाई, बिहार, झारखंड जैसी स्टेट, उड़ीसा जैसी स्टेट, उनके लिए क्या डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। द इम्पैक्ट ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय द 8th to 12th Finance Commission, 12th Finance Commission, 8th to 12th Finance Commission on the fiscal relation between the center and the state, especially the greater dependence of the states on devolution of funds from the state। तो क्या बोल रहा है साहब ये कि ये फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन था कुछ, अभी ये हालांकि ये वाली जो है इसकी जो काम करना था, इसको जो ये निर्देश दिए गए थे इतने ज़्यादा रिलेवेंट है नहीं, क्योंकि अब तो 16 फाइनेंस कमीशन आ गया। ये 8th to 12th फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा था, इसको छोड़ो, समझने की जरूरत नहीं है। बस ये समझ लो कि फाइनेंस कमीशन जो डिवोल्यूशन करेगा, जैसे जैसे पैसा बांटेगा, उसके बारे में भी ये ध्यान देंगे कि भाई उसमें क्या इंपैक्ट पड़ा उस रिकमेंडेशन का जो फाइनेंस कमीशन ने दी थी स्टेट को पैसा देने के लिए, क्या स्टेट्स का उससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ या फिर क्या हुआ, ठीक है। एस नंबर का देखते हैं, द नीड एंड रेलेवेंस ऑफ separate taxes on production and on sale of goods and services subsequent to the introduction of value added tax regime। ये भी इतना जरूरी नहीं है क्योंकि वैल्यू एडेड टैक्स रिजीम हट चुका है। तो बोला कि भाई वैल्यू एडेड टैक्स वेट जब लाया गया था तब उससे क्या फर्क पड़ा वो भी आप देखो, है ना। और सेपरेट टैक्स प्रोडक्शन पे और सेल पे जो डाला गया गुड्स एंड सर्विस के वेट लगाने के बाद में उनके बारे में क्या प्रभाव पड़ा वेट का। तो जैसे आज जीएसटी आया ना नया,
तो ये वेट भी एक टैक्स था जो आया था, इससे पहले अलग ही सिस्टम चलता था, एकदम गोरख धंधा चलता था टैक्स में, उसको सुधारने के लिए वेट लाया, लेकिन वेट भी इतना अच्छा नहीं था, तो अभी हम जीएसटी लेके आ गए, है ना। तो उस टाइम पे वेट के टाइम पे पुरानी रिकमेंडेशन थी, आज के लिए कोई भी ये इंपॉर्टेंट है नहीं। द नीड फॉर फ्रीइंग द इंटरस्टेट ट्रेड इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश अ यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड डोमेस्टिक मार्केट, एज ऑल्सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रिलक्टेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू अडॉप्ट द रेलेवेंट सरकारिया कमीशन रिकमेंडेशन इन चैप्टर ये। तो बोलते हैं कि साहब हर बार से अभी जीएसटी आने के बाद तो बोलते हैं ना, वन नेशन वन टैक्स, यूनिफाइड मार्केट बन गया, कहीं से भी खरीदो आप तो एक सेम टैक्स लगेगा, सेम प्राइस मिलेगी। तो वो चीज जो आज बनी है ना, उसकी रिकमेंडेशन देखो कब कब से 2007 में भी कमीशन बनाया गया था, उसको भी बोला गया कि भाई आप भी देखो ये कि एक पूरे देश को हम एक मार्केट बना सके, इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो बहुत सालों से सोच विचार चला, जीएसटी अब आया लेकिन इसका सोच विचार बहुत सालों से चल रहा था, और देश को पूरा एक मार्केट बनाना चाहते थे जिससे कि पूरे देश में सेम वैल्यू पे चीजें मिले, तो डेवलपमेंट जो है वो एक जैसा हो। द नीड फॉर सेटिंग अप सेंट्रल लॉ enforcement agency empowered to take up suo moto investigation of crimes having interstate and international ramification with serious implication on national security। तो बोले कि साहब ऐसी कोई हम सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बनाए, जैसे सीबीआई सीआईडी ये है ना, इस तरीके की कोई ऐसी एजेंसी बनाए जो अगर सीरियस क्राइम हो उन पे अपने आप कॉग्निजेंस लेके उनकी जांच स्वीकार कर दे। अब होता क्या है, देखो स्टेट गवर्नमेंट वाले होते हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट वाले ये नहीं चाहते कि उनकी स्टेट में आके सेंटर की कोई एजेंसी जांच करे। जैसे कभी कभी सीबीआई कई काम की जांच करने के लिए स्टेट में जाती है, स्टेट वाले उसको मना कर देते हैं कि हम नहीं घुसने देंगे सीबीआई वालों को। जैसे वेस्ट बंगाल वाले बहुत मना करते हैं ना, और राजस्थान वालों ने भी एक बार किया था, जब कांग्रेस की सरकार आती है और सेंटर में बीजेपी की रहेगी तो वो सीबीआई को मना कर देते हैं, जब वहां पे भी कांग्रेस और वहां पे भी कांग्रेस रहेगी तब वो उसको हाँ बोल देते हैं। तो ये भाई ये सीबीआई क्या है, ये सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इसको मना कर दोगे तो ये जांच नहीं कर पाएगी। तो इन्होंने ये बोला कि भाई ये स्टेट वाले मना नहीं कर पाए, ऐसा कोई आप लेके आओ एजेंसी का कानून, और उसमें ये बोलो कि कोई सीरियस अपराध होगा तो उसमें एजेंसी अपने आप कर पाएगी, खुद ही उसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले लेगी और उसकी जांच भी खुद स्वीकार कर पाएगी, और उसको स्टेट वाले मना नहीं कर पाए। तो इसके लिए आप देखो इसकी नीड है क्या, इस ऐसी एजेंसी हमें बनानी चाहिए क्या, इसके लिए किसको बोला गया, इस कमीशन को बोला गया, ठीक है। ओके, the feasibility of the supporting legislation under Article 355 for the purpose of the suo moto deployment of the central forces in the states if and when the situation so demand। तो वही बात है भैया सीबीआई जैसी कि भाई अगर स्टेट में सिचुएशन खराब हो जाती है, दंगे हो रहे हैं, बहुत लड़ाइयाँ झगड़ा हो रहा है, स्टेट का व्यवस्था एकदम बिगड़ी पड़ी है, तो वहां पे सेंट्रल एजेंसी वहां पे डिप्लॉय कर पाए स्टेट में, हम उसके लिए क्या आप रिकमेंडेशन दोगे, क्या हमें डायरेक्टली सेंटर की फोर्सेज वहां पे डिप्लॉय कर देनी चाहिए, इसके लिए आप अपनी कोई रिकमेंडेशन देना चाहो तो वो दे सकते हो, ठीक है। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट to the government in April 2010 in finalizing 1456 page report in 7 volume। The commission took extensive help from Sarkaria Commission report, National Commission to review the working of Constitution report and second Administrative Reform Commission report। However in number of areas the commission report differed from the Sarkaria Commission recommendation। तो भाई 1456 पेज की इन्होंने रिपोर्ट बना दी, एक पूरी पूरी किताब छाप दी मोटी सारी, और उस किताब में कई सारी जो पहले वाले कमीशन बने थे उनकी रिपोर्ट्स का भी इन्होंने जो है सहयोग लिया, सहायता ली, और उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाई। After examining at length the issue raised in its term of reference and the related aspect in their hues and shades, the commission came to conclusion that cooperative federalism will be the key for sustaining India's unity, integrity and social economic development in future। The principle of the cooperative federalism thus may have act as practical guide for Indian polity and governance। तो इसने बोला भाई साहब कि साहब आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे ध्यान दो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे ध्यान दो। ये क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये दोनों लड़ाई ना करे बीच में, इनके बीच में लड़ाई ना चले, बल्कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में एकदम बढ़िया रिश्ते रहेंगे ना, आपस में मिलकर काम करेगी। इसकी योजना को ये अप्लाई करिए, इसकी योजना को ये अप्लाई करिए, किसी स्टेट को पैसा चाहिए सेंटर दे रही है, सेंटर को मदद चाहिए स्टेट दे रही है, इस तरीके से मिलकर चलेंगे तभी हमारे देश का डेवलपमेंट हो पाएगा। और इस रिपोर्ट से डायरेक्टली तो क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इसने सिद्धांत दिया ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सिद्धांत जो इस रिपोर्ट ने दिया, इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर यूपीएससी और बाकी जो पीसीएस एग्जाम होते हैं उनके मेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब यही है कि स्टेट आपस में काम करे, मिलके काम करे, ठीक है, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अच्छा ठीक है। इन ऑल द कमीशन मेड 310 रिकमेंडेशन, 310 रिकमेंडेशन इस कमीशन ने दी थी, टचिंग अपॉन सेवरल सिग्निफिकेंट एरियाज इन द वर्किंग ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन। द इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन आर मेंशन्ड बिलो। कमीशन ने बहुत सारी रिपोर्ट दी, 310 रिकमेंडेशन दी, बहुत सारे एरिया को वो टच करती थी, और उसमें से 310 रिकमेंडेशन हम पढ़ने बैठेंगे तो मेरे ख्याल से 3 महीने इसमें लग जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन इस किताब वाले ने छान के दी है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट जो छानी है वो भी भाई साहब कितनी है तुम्हें पता है क्या? मैं बताता हूँ तुमको भाई, मेरे 38 रिकमेंडेशन इसने छानी है, तो वो हम पढ़ेंगे रिकमेंडेशन को 1 by 1 जल्दी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नॉर्मल एग्जाम्स के लिए नहीं है, ये कोई अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो
जैसे अभी कॉलेज की एग्जाम या लॉ की एग्जाम है या फिर यूपीएससी या फिर पीसीएस की एग्जाम, उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू फैसिलिटेट इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ ऑन द लिस्ट 3 सब्जेक्ट, लिस्ट 3 में कौन सी आती है? कॉन्करेंट लिस्ट आती है। इट इज नेसेसरी दैट सम ब्रॉड एग्रीमेंट इज रीच्ड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स बिफोर इंट्रोड्यूसिंग लेजिस्लेशन इन द पार्लियामेंट ऑन मैटर इन कॉन्करेंट लिस्ट। तो बोला कि साहब अगर आपको कॉन्करेंट लिस्ट में कोई कानून लाना है तो आपको स्टेट के बीच में और यूनियन के बीच में एक समन्वय बैठाना होगा कि कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों कानून बना सकते हैं। कौन कौन बना सकता है? स्टेट भी बना सकती है और सेंटर भी बना सकती है। लेकिन अगर सेंटर बनाएगी तो स्टेट के कानून नहीं चलेंगे, फिर सेंटर का चलेगा, तो इससे स्टेट गवर्नमेंट बड़ी नाराज रहती है। तो बोले उनके बीच में आपस में बैठ के बातचीत करो और उसके बाद में कोई कानून लाया करो आप, ऐसा बोला इसने। द यूनियन शुड बी एक्सट्रीमली रिस्ट्रेंड इन असर्टिंग द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इन मैटर्स असाइंड टू द स्टेट, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्टेट इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट एंड ट्रांसफर आइटम इन द कॉन्करेंट लिस्ट इज द की ऑफ फॉर बेटर सेंटर स्टेट रिलेशन। तो देखो हमने देखा था कि स्टेट लिस्ट में जो भी चीजें होती है उन पर कानून कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन पार्लियामेंट अगर राज्यसभा की अनुमति ले ले तो फिर वो भी उस पर कानून बना सकती है। इस कमीशन ने ये बोला कि पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट में टांग लगाने की कम से कम कोशिश करनी चाहिए और स्टेट को एकदम अपने लिस्ट पे काम बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए पूरी इजाजत दो। और कॉन्करेंट लिस्ट में भी ज्यादा से ज्यादा चीजों पे उनको आप अधिकार दो कि वो कानून बनाए। उनको अधिकार मिलेंगे तो आपसे लड़ाई नहीं करेगी और स्टेट यूनियन के, सेंटर के और यूनियन के और स्टेट के रिलेशन जो है वो बढ़िया रहेंगे। ठीक है। The union should occupy only that many of subject in the concurrent or overlapping jurisdiction which are absolutely necessary to achieve the uniformity in policy in डेमोस्ट्रेबल नेशनल इंटरेस्ट। तो मैंने बताया कॉन्करेंट में दोनों कानून बना सकती है, सेंटर भी और स्टेट भी। लेकिन अगर स्टेट ने कानून बनाया और उसके ऊपर सेंटर ने भी कानून बना दिया तो सेंटर का कानून चलेगा, स्टेट का चलेगा नहीं। तो इससे स्टेट गवर्नमेंट होती है नाराज। तो इस कमीशन ने बोला कि भाई कॉन्करेंट लिस्ट में एक काम करो सेंटर वालों, तुम तो बस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें है ना जिनसे कि नेशनल यूनिटी इंटीग्रिटी भी प्रभावित हो सकती है, देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिन पे पूरे देश में एक जैसा कानून होना चाहिए, उन पे तुम कानून बनाओ। बाकी सारा स्टेट गवर्नमेंट को दे दो, वो खुश हो जाएगी। उनको ऐसे झुंझुना दे दोगे हाथ में कि भाई तुम्हारे को देखो कानून बनाने का अधिकार दे दिया, तो वो खुश हो जाएगी, तो फिर लड़ाई तुम्हारी नहीं होगी। तो ये भी उसने रिकमेंडेशन दी। 4 नंबर की दी, देयर शुड बी अ कंटिन्यू auditing role for the interstate council in the management of the matters in concurrent or overlapping jurisdiction। तो हमने इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में पढ़ा था पिछली कमीशन ने भी, जो बोला था कि भाई इंटरस्टेट काउंसिल बनाओ, इंटरस्टेट काउंसिल बनाओ, इंटरस्टेट काउंसिल बनाओ। तो वो काउंसिल जो बनी इंटरस्टेट, उसका रोल दिया उसको कि भाई तो आप जो है ना ये देखो कि कॉन्करेंट लिस्ट पे जो कानून बन रहे हैं क्या उनसे सेंटर और स्टेट वाले खुश है, नहीं है? अगर है तो फिर क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उस पर आप ध्यान दो। तो ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन का मतलब वही होता है कि वो लिस्ट यानी कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, और जहां पे दो लोग कानून बना सकते हैं तो वहां पे लड़ाई होती है। उसने बोला तूने क्यों बनाया, वो लगा नहीं मैं बनाऊंगा, वो लगा नहीं मैं बनाऊंगा। तो भाई इसमें आप देखो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लड़ाई क्यों हो रही है क्यों नहीं हो रही, उस पर आप ऑडिट करो। ऑडिट का मतलब ये होता है देखना, जांच करना कि कैसी स्थिति चल रही है। The period of 6 months prescribed in Article 201 for state legislature to act when the bill is returned by the president can be made applicable for the president also to decide on the assenting or withholding assent to the state bill reserved for consideration of the president। इसमें बोल रहा है कि साहब जो स्टेट का कोई बिल होता है अगर उसको प्रेसिडेंट के पास गवर्नर भेज देता है ना, तो गवर्नर प्रेसिडेंट मान लो उसको वापस से स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा। देखो मैं तुमको समझाता हूँ थोड़ा सा, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, क्या आगे और आएगा, है ना। मान लो ये स्टेट का बिल था, स्टेट गवर्नमेंट ने बिल पास करके भेजा गवर्नर को, गवर्नर ने खुद के पास नहीं रखा, उसने प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, और प्रेसिडेंट ने फिर से स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा कि इसको भाई ठीक से देखो, वापस से पास करो। तो यहाँ पे क्या होता है, जब प्रेसिडेंट वापस भेजता है ना, तो इस स्टेट गवर्नमेंट को 6 महीने में उस पर विचार विमर्श करके उसको वापस से भेजना पड़ेगा प्रेसिडेंट के पास में, है ना, 6 महीने के भीतर। इनके ऊपर टाइम लिमिट लगी हुई है। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन नहीं लगी हुई कभी भी प्रेसिडेंट पे कोई कि भाई ये गवर्नर ने इस प्रेसिडेंट को भेजा, अब प्रेसिडेंट इनको वापस कब भेजेगा, इस पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। तो इन्होंने बोला कि भाई आपने स्टेट वालों पे 6 महीने की टाइम लिमिट लगाई, तो इस प्रेसिडेंट पे भी 6 महीने की टाइम लिमिट लगाओ कि अगर स्टेट का बिल इसके पास जाता है प्रेसिडेंट के पास में तो ये 6 महीने में वापस भेजे उनको, कुछ भी हो 6 महीने के भीतर भेजे। लेकिन ऐसी कोई टाइम लिमिट लगी हुई नहीं है, तो इसने ये रिकमेंडेशन दी कि भाई प्रेसिडेंट पे भी ये टाइम लिमिट आप अप्लाई कर दो। ठीक है। 6 नंबर का है, पार्लियामेंट शुड मेक अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट एंट्री 14 of the list treaty making the implementing it through parliamentary legislation to streamlining the procedure involved. The exercise of the power obviously cannot be absolute or unchartered in the view of the federal structure of the legislative and executive power। तो हमने जो पढ़ा था कि कोई भी ट्रीटी, कोई भी विदेशी दूसरे देशों के साथ किए गए समझौतों को लागू करने के लिए अगर कोई कानून बनाना होता है तो उसमें पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है, चाहे वो स्टेट लिस्ट का ही प्रोविजन क्यों ना हो। लेकिन इन्होंने बोला कि भाई स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा पूछ लो, हम फेडरल स्ट्रक्चर वाले देश हैं, तो आप अपनी दादागिरी चलाओगे तो स्टेट गवर्नमेंट उससे नाराज हो सकती है, तो उनसे भी थोड़ा बहुत पूछते रहा करो जिससे वो नाराज ना हो। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड इट्स इंप्लीकेशन ऑन स्टेट फाइनेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट शुड बी परमानेंट टर्म ऑफ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम।
तो क्या बोले कि भाई आप किसी किसी मान लो आपने कहीं पे जाके पर्यावरण का समझौता कर लिया, भारत सरकार गई, मोदी जी गए और जाके बड़ी बड़ी बातें करके आ गए कि हाँ भाई हम पर्यावरण बचाएंगे, हम पेड़ जहाँ पे वहाँ पेड़ नहीं कटने देंगे, है ना, और जहाँ पे भी जंगल बढ़िया है वहाँ पे जंगल काटने पे अब रोक लगा देते हैं। अब मान लो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, जैसे आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, वहां पे बहुत सारे पेड़ है ना। अब भाई आप तो समझौता करके आ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट तो समझौता करके आ गई कि ठीक है पेड़ नहीं कटने देंगे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का नुकसान हो गया ना कि भाई आप उनसे पेड़ तो नहीं कटने दे रहे हो, लेकिन क्योंकि पेड़ नहीं कटेंगे तो जमीन नहीं निकलेगी, जमीन ज्यादातर जमीन वहां की रोकी हुई पेड़ों ने, 80% जमीन पे वहां पे पेड़ फैले हुए हैं, तो पेड़ नहीं काटने दोगे तो वो जमीन खाली नहीं होगी, जमीन खाली नहीं होगी, वहां पे फैक्ट्रियां नहीं लगी, वहां पे हम खेती नहीं कर सकते, तो उनके इतना नुकसान हो गया ना उस खेती का, उस फैक्ट्री का। तो वो बोल रहे कि साहब आपके समझौतों की वजह से स्टेट को जो नुकसान हो रहा है ना, तो फाइनेंस कमीशन जो बनता है, फाइनेंस कमीशन जो कि ये डिसाइड करता है कौन सी स्टेट को कितना पैसा मिलेगा सेंटर के टैक्स में, तो ये जो आप नुकसान करा रहे हो अपने समझौतों की वजह से स्टेट का, इसको भी एक पॉइंट बना के इस फाइनेंस कमीशन को दो कि भाई जिस जिस स्टेट का नुकसान हो रहा है उसको आप एक्स्ट्रा और पैसा दो, है ना। ये वाली बात लिखी हुई यहाँ पे, समझ गए बात को, सिंपलीफाई कर दिया मैंने, कितना करोड़ में। While selecting governors, the central government should adopt the following strict guidelines as recommended in the Sarkaria Commission report and follows its mandate letter spirit. He should be eminent in some walk of life. भाई साहब गवर्नर के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट सबसे ज्यादा परेशान रहती है, तो इसने यही बोला कि जब भी आप गवर्नर को अपॉइंट करो ना, तो ये देखो कि एक तो बढ़िया आदमी हो, इमिनेंट इन सम वॉक ऑफ लाइफ, किसी ना किसी क्षेत्र में उसने बढ़िया काम किया हो जिंदगी में। ही शुड बी अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। गवर्नर जो है वो उसी स्टेट का नहीं होना चाहिए जिस स्टेट में आप उसको अपॉइंट कर रहे हो, कि कई बार वहां पे लखड़ा हो जाता है। जैसे राजस्थान के आदमी को राजस्थान में आप गवर्नर अपॉइंट कर दोगे और मान लो वहां के किसी मुख्यमंत्री ने उसके खिलाफ कुछ किया होगा और वो गवर्नर बन गया, अब वो मुख्यमंत्री को परेशान करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना, लेकिन वो दूसरे स्टेट का आदमी होगा तो वहां की उसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो वो ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं करेगा। ही शुड बी अ डिटेच्ड फिगर एंड नॉट टू इंटीमेटली कनेक्टेड विद द लोकल पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट। तो वही बात है कि उस स्टेट की लोकल पॉलिटिक्स से वो ज्यादा कनेक्टेड नहीं हो, ताकि वो बिना फालतू में परेशान नहीं करे सरकार को और चीफ मिनिस्टर को। ही शुड बी अ पर्सन हु हैज नॉट टेकन टू ग्रेट पॉलिटिक्स जनरली एंड पर्टिकुलरली इन द रिसेंट पास्ट। तो बोले कि साहब वो आदमी होना चाहिए जो आजकल पॉलिटिक्स राजनीति ज्यादा नहीं करता, राजनीति पहले करता होगा लेकिन आजकल घर पे बैठा था आराम से अपना, किसी से उसको कोई मतलब नहीं था। राजनीति जो नहीं करेगा ना, राजनीति वो बिना मतलब कोई टांग भी नहीं करेगा। राजनीति करने के लिए ही लोग टांग करते हैं, एक दूसरे से परेशानी उनको होती नहीं है लेकिन वो परेशानी खड़ी करते हैं ताकि वो अपनी राजनीति चमका सके। तो ऐसा बोल रहे कि गवर्नर उस वैसे आदमी को बनाओ जो एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं ले रहा है, राजनीति ज्यादा नहीं कर रहा है, ताकि वो टांग नहीं लगाए और सारा काम बढ़िया से चलता रहे। 9 नंबर का देखते हैं, गवर्नर शुड बी गिवन अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 5 ईयर एंड देयर रिमूवल शुड नॉट बी एट द स्वीट विल ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो वही बात है कि साहब गवर्नर जो है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और प्रेसिडेंट जब चाहे उसको हटा सकता है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई उसको ऐसा मत करो जब चाहे हटा दे, उसको 5 साल का टेन्योर यानी कि अवधि तो दो, 5 साल पहले उसको नहीं हटाया जा सके, और इससे क्या होगा कि वो गवर्नर अपने हिसाब से अच्छी तरीके से काम कर पाएगा, प्रेसिडेंट की ऑर्डर जबरदस्ती मानने को मजबूर नहीं रहेगा वो। The procedure laid down for impeachment of the president mutandis can be made applicable to the impeachment of the governor as well। तो बोले कि साहब प्रेसिडेंट जो है ना, हमारे जो राष्ट्रपति है, उनको हटाने का प्रोसेस बहुत 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 कठिन है। उनको हटाना इतना आसान नहीं है, उनको हटाने के लिए बहुत ज्यादा बहुमत की जरूरत पड़ती है और बहुत मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल हटाना। बोले कि उनको हटाने का जो प्रोसेस है ना, वही गवर्नर के लिए भी लगा दो। गवर्नर के लिए आपने ऐसा क्यों बनाया हुआ है कि जब चाहे उसको राष्ट्रपति हटा सकता है? ऐसा मत करो, गवर्नर के लिए भी वही प्रोसेस लगाओ जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए लगाया हुआ है। लेकिन इनकी बातों को माना नहीं गया था, किसी ने भी ये बातें मानी नहीं ना, किसी ने भी नहीं मानी। ये रिकमेंडेशन सिर्फ रिकमेंडेशन ही रहेगी। आज भी गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और जब चाहे उसको हटा सकता है, इसीलिए गवर्नर को प्रेसिडेंट की बात माननी पड़ती है, क्योंकि उसको पता है नहीं मानेंगे तो वो हटा देगा। 5 साल का उसका कोई कार्यकाल फिक्स है नहीं, इसलिए। द आर्टिकल 163 डज नॉट गिव द गवर्नर ए जनरल डिस्क्रिशनरी पावर टू एक्ट अगेंस्ट द विदाउट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इन फैक्ट द एरियाज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द डिस्क्रिशन इज लिमिटेड एंड इवन in this limited area his choice is action should not be arbitrary or fanciful. It must be a choice dictated by reason, activated by good faith and टेम्पर्ड बाय कॉशन। तो देखो आर्टिकल 163 में ना गवर्नर के लिए क्या बोला जाता है कि स्टेट का जो गवर्नर होगा ना, स्टेट का जो गवर्नर होगा ना, ये गवर्नर है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, बड़ी साइज इसकी। स्टेट का जो भाई साहब गवर्नर होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे काम करेगा। मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री और उसके मंत्री उसको जो राय देंगे वो वही काम करेगा, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। लेकिन आर्टिकल 163 एक एक्स्ट्रा ऑर्डर अलावा गवर्नर के केस में कि कुछ मामलों में गवर्नर अपनी मर्जी से अपने विवेक से काम कर सकता है, इनकी सलाह के बिना। तो इसका मतलब ये बोला गया कि साहब इस आर्टिकल में जो इनको ये पावर दिया गया है ना कि आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करोगे उसके हिसाब से ना। मतलब आप उसके हिसाब से जो मान लो मुख्यमंत्री को काम बोल रहा है, आप बोलोगे नहीं मैं तो मेरे हिसाब से करूंगा, मुख्यमंत्री ये बोल रहा है नहीं मैं तो ये करूंगा, नहीं। थोड़ी बहुत चीजों के लिए आपको वो दिया गया है पावर, जहां पे आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, तो उसको आपको अपने पूरे दिमाग से और एकदम सही तरीके से काम में करने लेना है। ऐसे नहीं कि आप उस सरकार को परेशान करने के लिए उस पावर को काम में लो, क्योंकि वो पावर फिर कोर्ट जो है कोर्ट में चले जाते हैं। वो सरकार वाले बोलते हैं गवर्नर ने काम ठीक से नहीं किया, ये आर्टिकल का इसने दुरुपयोग किया, और कोर्ट उसको फिर बोल भी देता है कि ये दुरुपयोग था, ये सही से नहीं किया, इसलिए दिमाग लगा काम में लो और सरकार
को परेशान करने के लिए या फिर राजनीति के लिए इस पावर का जो 163 में तुमको दी हुई है कि अपने हिसाब से कोई काम कर सकते हो, तुम उसको काम में मत लो, ठीक है। 12 नंबर का देखते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इन द गवर्नर शुड टेक द डिसीजन विद इन 6 months वेदर टू ग्रांट असेंट टू रिजर्व इट फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये मैंने बताया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया कि कोई भी बिल जो है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होता है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली थी स्टेट की, यहाँ कोई बिल पास हुआ वो गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर ने साइन कर दिया तब तो वो कानून बन जाएगा, लेकिन गवर्नर ने साइन नहीं किया, उसको अपने पास पटक के रखा, तो फिर वो कानून नहीं बनेगा। या फिर हो सकता है गवर्नर उसको अपने पास रखे या फिर हो सकता है प्रेसिडेंट को भेज दे। अब इसका कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है ना, कि कितने दिन तक गवर्नर अपने पास रख सकता है, कितने दिन बाद उसको प्रेसिडेंट को भेजना होगा या फिर कितने दिन में साइन करके भेजना होगा, कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, तो गवर्नर अपने पास रखता है। तो ये बोल रहे कि भाई इसका टाइम लिमिट फिक्स कर दो कि गवर्नर के पास वो गया बिल, उसके 6 महीने के भीतर या तो वो साइन करे या फिर कुछ भी बोले कि भाई मैं ये कर रहा हूं। ऐसे नहीं कि अपने पास रखे और कानून ना बनने दे, इससे गवर्नर परेशान नहीं कर पाएगा उस स्टेट की गवर्नमेंट को। 13 नंबर का देखते हैं। ऑन द क्वेश्चन ऑफ गवर्नर्स रोल इन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर इन द केस ऑफ अ हंग असेंबली इट इज नेसेसरी टू ले डाउन सर्टेन क्लियर गाइडलाइंस टू बी फॉलोड एज कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। दिस गाइडलाइंस में बी एज फॉलोज। देखो क्या होता है जब किसी भी स्टेट में चुनाव होते हैं ना, तो चुनाव में एक तो ये होता है कि कोई पार्टी को खूब सारे वोट मिल जाए, वो जीत जाए, तो उसका तो सीधा सीधा उसका आदमी, उसका जो नेता है उसको चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन समस्या कहाँ पे आती है, जहाँ पे किसी भी एक पार्टी को पूरा बहुमत ना मिले। यानी मान लो राजस्थान की बात करें, राजस्थान की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि सिंपल है, ये 200 यहाँ पे पूरी सीट है और 100 से ऊपर यानी कि 100 से ऊपर 101 सीट जिसके पास आएगी वो जीत जाएगा, ठीक है, वो जीत जाएगा, वो अपनी पार्टी की सरकार बना लेगा। लेकिन मान लो किसी को 90 मिली, किसी को 80 मिली, किसी को 70 मिली, किसी को 60 मिली, इस तरीके से बना है ना। मान लो किसी को 90 सीट मिल गई, एक को 80 मिल गई, कितने हो गए टोटल, ये 8 दूनी 16, 170 सीट हो गई, और किसी को 30 सीट मिल गई, ठीक है। अब सरकार कौन बनाएगा, तो भाई सरकार वो बनाएगा जिसके पास में 101 सीट हो, 101 तो किसी के पास में नहीं, तो इसको बोलते हैं हंग असेंबली, यानी किसी के पास भी पूरी सीट नहीं आई। तो इस केस में किसको सरकार बनाने के लिए न्योता तो देगा ना, गवर्नर बुलाता है, जिसके पास भी पूरी सीट होती है ना उसको गवर्नर बुलाता है कि आप आओ भाई, आप सरकार बनाओ, फिर आप जो है वहां पे अपने वोट डलवाओ, हमको पता चल जाएगा कि आपके पास 101 वोट है तो हम आपकी सरकार को मान लेंगे कि सही है सरकार, नहीं आपकी सरकार को हटा देंगे। तो किस हिसाब से किसको बुलाया जाएगा इस तरीके के केस में, तो भाई देखो द पार्टी और द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी विच कमांड्स द wide support of the legislative assembly should be called upon to form the government, है ना। तो क्या बोल रहा है ये कि भाई जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा वोट हो, है ना, या फिर दो पार्टी मिला के जिनके पास सबसे ज्यादा वोट हो उसको सबसे पहले बुलाओगे। तो मैंने यहाँ पे इस उदाहरण में बताया था कि एक के पास तो 90 वोट थे, एक के पास 80 वोट थे, एक के पास 30 वोट थे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट किसको है, इसके पास, तो आप या तो इसको बुलाओ, या फिर हो सकता है इन दोनों पार्टियों ने चुनाव से पहले ही अपना गठबंधन बना लिया कि हम दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो इन दोनों की मिला के सीट देखो कितनी हो गई, 8 9 10 11 110 सीट हो गई ना, तो भाई इसको बुलाओगे फिर आप, है ना। तो या तो किसी एक पार्टी के पास सबसे ज्यादा वोट हो या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी के पास सबसे ज्यादा वोट हो, सबसे ज्यादा उनके पास सीट हो, तो उनको आप बुलाओगे सबसे पहला, तो इसको बुलाओगे, ठीक है। ये बताया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप देखते हैं, दूसरा स्टेप क्या है। If there is a pre-poll alliance or coalition, it should be treated one political party, and if coalition obtains majority leader, such as coalition shall be called to governor to form the government। वो बताया मैंने, दो से ज्यादा पार्टी मिलके चुनाव लड़ती है कि हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, हम साथ हैं, तो उन पार्टियों को अगर मेजोरिटी से ऊपर के सीट मिल जाती है तो उनको बुलाया जाएगा कि आप सरकार बना लो, ठीक है। तीसरे नंबर का, इन केस नो पार्टी और प्री-पोल coalition has a clear majority, governor should select the chief minister in the order प्रेफरेंस इंडिकेटेड है। यानी किसी भी पार्टी को पूरी मेजोरिटी नहीं मिली, जैसे हमने देखा था 80 मिला, एक को 90 मिला, एक को 30 मिला, और आपस में भी कोई नहीं जुड़ रहा है कि हम तो नहीं मिलेंगे किसी के साथ भी, है ना, हम तो अपने अलग ही रहेंगे, तो भाई किसी के पास भी 101 सीटें नहीं है तो कोई भी नहीं बना पाएगा, तो फिर गवर्नर किसको बुलाएगा, तो गवर्नर सबसे पहले तो बुलाएगा द ग्रुप ऑफ पार्टीज विच हैज प्री पोल अलायंस कमांडिंग लार्जेस्ट नंबर, कि अगर इनमें से कोई पार्टी आपस में जुड़ी थी, है ना, मतलब वोट होने से पहले उन्होंने ये ऐलान कर दिया था, वोट डलने से पहले, कि हम सब मिलके आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे अब की बार इंडी गठबंधन ने ऐलान किया था ना कि हम सारी पार्टी एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, तो ऐसा अगर वो प्री पोल अलायंस होगा तो उसको सबसे पहले बुलाया जाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें होगी। दूसरे नंबर पर किसको बुलाएंगे, द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी स्टेकिंग ए क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ अदर्स। जैसे यहाँ पे लार्जेस्ट पार्टी है जिसको 90 वोट मिले, है ना, 90 सीट मिली, तो ये अगर ये बोलते हैं कि भाई हम हमारी एक्स्ट्रा जो 11 सीट चाहिए उनका पास, हमारे पास जुगाड़ है, कोई टेंशन नहीं है, आप हमको बुलाओ, अगर वो ऐसा बोल रहे तो फिर उनको बुलाया जाएगा। सी नंबर पे, ए पोस्ट इलेक्टोरल कोalition विद द ऑल पार्टनर ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट। पोस्ट इलेक्टोरल कोalition का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया 80 सीट एक को मिली, 90 एक को मिली और 30 एक को मिली। अब मान लो चुनाव हो गए, रिजल्ट आ गए, सबको पता चल गया कि भाई किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं है। अब इन दोनों ने क्या बोला, आपस में जाके बातचीत कर ली, भाई हम दोनों मिल जाते हैं, हमारी टोटल सीट हो जाएगी 80 90 100 110, ठीक है, 110 सीट में हम सरकार बना लेंगे और तुम भी भाई सरकार में मंत्री बन जाना, हम भी बन जाएंगे, है ना, कैसा रहेगा, बोला अच्छा रहेगा। तो ऐसा अगर कोalition बनता है तो उसको बुलाया जाएगा। डी नंबर का, पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस विद सम पार्टीज ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट एंड रिमेनिंग इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड। तो ये तो यहाँ पे एक पहली कंडीशन तो ये हुई कि बाद में ये सब जुड़ गए 80 वाले और 30 वाले, बोले हम एक साथ मिल जाते हैं, सरकार बना लेते, 110 सीट हमारी हो जाएगी, तुम भी सरकार में मंत्री बन जाना, हम भी बन जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है
कि ये इनको सपोर्ट तो देते हैं कि भाई हमारी 30 सीट तुमको देते हैं, ठीक है, हम तुमको सपोर्ट दे देंगे, तुम बनाओ सरकार, लेकिन हमको सरकार में नहीं आना है, हम सरकार के बाहर रहेंगे, हम बाहर से बैठ के देखेंगे खेल को, तो वो भी हो सकता है, तो उसको बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से ये एक सिस्टम बनाया गया है कि इस तरीके से गवर्नर को बुलाना चाहिए, लेकिन गवर्नर इस सिस्टम को नहीं मानता है भाई, हकीकत में गवर्नर इस सिस्टम को नहीं मानता है, वो जो जो उनके मन में होती है वो वैसे वैसे ही करते हैं, ठीक है। अच्छा, 14 नंबर का देखते हैं। On the question of dismissal of a chief minister, the governor should invariably insist on the chief minister providing his majority, proving his majority on the floor of the house, for which he should be prescribed a time limit. तो अगर किसी भी चीफ मिनिस्टर को हटाना है गवर्नर को, तो उसको बोलना होगा कि भाई तू आ विधानसभा में आ और वोट डलवा। हम देखेंगे कि मान लो जैसे राजस्थान में मैंने बताया ना 101 वोट चाहिए, तो विधानसभा में आ और सबको बुला तेरे पार्टी वालों को और बोल वोट डालना है। अगर वो सबने हाँ हाँ में वोट डालना कि हाँ हम इसके साथ 101 से ऊपर वोट हो गए, तब तो तेरे को रहने देंगे चीफ मिनिस्टर, नहीं तेरे को हटा देंगे। तो पहले गवर्नर क्या करता था, खुद ही हटा देता कि भाई ये इसको नहीं वोट मिलने वाले, इसको हटा दो। लेकिन ये बोला गया इस कमीशन के द्वारा कि भाई पुंछी कमीशन ने ये बोला कि भाई ऐसे मत हटाओ गवर्नर वालों, तुम बुलाओ उसको विधानसभा में, वोट डलवाओ, अगर पूरे आधे में से प्लस एक वोट नहीं मिलते, आधे से ज्यादा उसको वोट नहीं मिलते, तब उसको हटाओ, अदरवाइज उसको मत हटाओ, है ना। 15 नंबर का, द गवर्नर शुड हैव द राइट टू सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ अ स्टेट मिनिस्टर अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ द कैबिनेट डिसीजन अपीयर्स टू द गवर्नर टू बी मोटिवेटेड बाय बायस इन द फेस ऑफ ओवरवेलमिंग मटेरियल। तो क्या बोल रहा है कि साहब गवर्नर जो है ना, गवर्नर को ये पावर भी दो आप कि अगर कोई मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री का कोई मंत्री है वो कोई ऐसा गलत फैसला लेता है जिससे कि देश का और स्टेट का नुकसान होगा, तो उसको गवर्नर उसको प्रोसिक्यूशन यानी उसको सजा के लिए उसकी कार्रवाई चालू कर सके, ऐसा पावर गवर्नर के पास होना चाहिए। यहाँ पे गवर्नर किसी भी चीफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है उससे बाध्य नहीं होना चाहिए, गवर्नर को खुद को पावर दे दो कि अगर कोई भी मिनिस्टर मंत्री गलत काम कर रहा है तो उसकी सजा वो चालू करवा सके, उस पर कार्रवाई चालू करवा सके, ऐसा पावर दो गवर्नर को, ठीक है। 16 नंबर का, द कन्वेंशन of governors acting as a chancellor of the university and holding all other statutory positions should be done away with. His role should be confined to the constitutional provision only. देखो क्या होता है, किसी भी स्टेट की जो यूनिवर्सिटी होती है ना, दो यूनिवर्सिटी होती है, एक तो होती है स्टेट यूनिवर्सिटी, है ना, स्टेट, अरे भाई इतना मोटा क्यों हो जाता है ये, मैंने पतला कर दिया था इसको, फिर भी मोटा हो गया। एक तो होती है स्टेट यूनिवर्सिटी और एक होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनके चांसलर होते हैं, चांसलर का मतलब सबसे टॉप पोजीशन का आदमी, है ना। तो यहाँ पे तो स्टेट यूनिवर्सिटी का तो गवर्नर सबसे टॉप पोजीशन का आदमी होता है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट सबसे टॉप पोजीशन का आदमी होता है। तो इन्होंने ये बोला कि भाई ये जो ये चांसलर वांसलर बनाते हो ना आप यूनिवर्सिटी के, ये बंद करो, इसको मत बनाओ, इसका जो काम है उतना ही करने दो, इसको साइन करने का काम दिया हुआ है कि भाई अलग अलग कानूनों पे तुम्हें साइन करना है तो वो करने दो, ये फालतू की चीजें इसको मत दो गवर्नर को। When an external aggression or internal disturbance paralyzes the state administration, creating a situation of a potential breakdown of constitutional machinery of the state, all alternative courses available to the union for discharging its paramount responsibility under Article 355 should be exhausted to contain the situation, and the exercise of the power under Article 356 should be limited to the strictly failure of the constitutional। अच्छा, ये बोला कि साहब प्रेसिडेंट रूल जो लगाते थे ना कई बार स्टेट में, तो बोल रहे कि ये हर बार मत लगाओ तुम्हें ना, बहुत ज्यादा कंडीशन बिगड़े तभी लगाओ, नहीं ऐसे मत लगाओ ना, बस सिंपल सिंप्लीफाइड में ये है इसका सारांश, ठीक है। On the question of invoking Article 356 in case of failure of the constitutional machinery in the state, suitable amendments are required to incorporate the guidelines set forth in the landmark judgment of the Supreme Court of S.R. Bommai versus Union of India. This would remove the possibly misgiving in the regard on the part of the state and help the smoothing central state relation. तो एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसका नाम था एसआर बोम्बाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें क्या हुआ था, उसमें ये बोला गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गलत तरीके से हम पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया और हमारी सरकार को बर्खास्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई की थी और कई सेफगार्ड बताए गए थे कि भाई गलत तरीके से आप प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते हो। तो उसी केस के हिसाब से बोला कि भाई अब नया जो प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो उसको लगाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का ध्यान रखना आवश्यक है, ठीक है। Giving the strict parameters now set for invoking emergency provision under Article 352 and 356 to be used only as measures of last resort, and the duty of the Union to protect the states under Article 355, it is necessary to provide a constitutional or legal framework to deal with situations which require central intervention but do not warrant invoking the extreme step under Article 352 and 356. Providing the framework for localized emergency would ensure that the state government can continue to function and assembly would not have to be dissolved, while providing for a mechanism to let the central government respond to the issue specifically and locally. The imposition of local emergency is fully justified under the mandate of Article 355. Read with the entry of 2A of list 1 and entry 1 of the list 2 of 7 schedule. तो इतने बड़े का यही बात है कि भाई साहब इमरजेंसी आप लगाते हो ना, किसी स्टेट में कोई मान लो गलत काम हो गया, कहीं पे दंगा हो गया, जैसे राजस्थान में उदयपुर में अभी दंगा हो गया था, है ना, उदयपुर में दंगा हो गया था। तो ये नहीं है कि आप पूरे राजस्थान पे इमरजेंसी लगा दो या पूरे राजस्थान में प्रेसिडेंट रूल लगा दो, आप उदयपुर उस जगह पे कुछ हो रहा है तो उस जगह पे इमरजेंसी लगाओ ना।
पूरी स्टेट गवर्नमेंट को क्यों बर्खास्त कर रहे हो? उस जगह का फिर इमरजेंसी लगा के उसको कंट्रोल करो, पुलिस वुलिस भेज के उसको कंट्रोल करो दंगे को। पूरी स्टेट को क्यों करो? स्टेट तो बहुत बड़ी है, बाकी जगह पे तो काम सब सही से चल रहा है, एक जगह पे हुआ तो उसी जगह पे करो ना, सारी पे मत करो, ऐसा बोला गया इसमें और कुछ नहीं। 20 नंबर का, सुटेबल अमेंडमेंट्स टू द आर्टिकल 263 आर रिक्वायर्ड टू मेक द इंटरस्टेट काउंसिल क्रेडिबल, पावरफुल एंड फेयर मैकेनिज्म फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंटरस्टेट सेंटर स्टेट डिफरेंसेस। तो इंटरस्टेट काउंसिल की जो हमने देखा था, बाकी कमीशन ने भी सुझाव दिया था कि इंटरस्टेट काउंसिल बनानी चाहिए, तो बोला उसके लिए उसको पावर भी दो, उसको मीनिंगफुल भी बनाओ। काउंसिल तो बना दिया आपने, लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं, चाहे समोसा खाते हैं चले जाते हैं, आते हैं खाते हैं चले जाते हैं, कुछ करते कुछ है नहीं, तो कुछ पावर दो, कुछ उसकी क्रेडिबिलिटी बनाओ ताकि वो आराम से सेंटर स्टेट के रिलेशन को अच्छा बना सके। The Zonal Council should meet at least twice a year with an agenda proposed by state concerned to maximize coordination and promote harmonization of policies and action having interstate ramification. The Secretary of the strengthened interstate council can function as the Secretary of the Zonal Council as well. तो Zonal Council हमने देखा था कि नॉर्थ की, साउथ की, सेंटर की, है ना, ईस्ट की, ये सारी जोनल काउंसिल थी, उनका भी बोला कि उनको भी ठीक से करो, वो भी काम करे अपना और सेंटर स्टेट के रिलेशन को अच्छा बनाए, बस इतना ही है और कुछ नहीं भाई। द एम्पावर्ड कमिटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट proved to be a successful experiment in interstate coordination of fiscal matter। तो भाई साहब एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें कि स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर को लाके बिठाया गया था, जो वित्त मंत्री होते हैं उनको लाके बिठाया गया, उनके बीच में चाय समोसा की पार्टी करवाई गई, वो बहुत बढ़िया हो गई थी पार्टी में बहुत आनंद आया था। देयर इज अ नीड टू इंस्टीट्यूशनलाइज सिमिलर मॉडल और अदर सेक्टर एज वेल। ए फॉर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर चेयर्ड बाय वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर बाय रोटेशन कैन बी सिमिलरली थॉट अबाउट, पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेट द पॉलिसी सेक्टर लाइक एनर्जी, फूड, एजुकेशन। तो बोला जैसे आपने फाइनेंस मिनिस्टर की आपने एक वो बनाई थी, काउंसिल बनाई थी, उसी के हिसाब से आप अब चीफ मिनिस्टर की भी काउंसिल बनाओ, उसमें भी एक चीफ मिनिस्टर को उसका हेड बना दो और इस तरीके से काम उसमें करवाओ, है ना, और कुछ ज्यादा नहीं है, ये रिकमेंडेशन ज्यादा कोई खास नहीं है, आपको बस एक बार सुनने से याद हो जाएगा। न्यू ऑल इंडिया सर्विस इन सेक्टर लाइक हेल्थ, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, जुडिशरी शुड बी क्रिएटेड। यानी कि सब हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, जुडिशरी के सेक्टर में भी, जैसे आईएएस, आईएफएस, आईपीएस है, वैसी कोई सर्विस बनाओ आप और उनको भी बनाओ, उनको भी लगाओ, है ना, ठीक है। अच्छा, ऑल इंडिया सर्विस का फायदा ये होता है कि एक सेंट्रल लेवल पे रिक्रूटमेंट होता है, सेंट्रल लेवल पे उनकी ट्रेनिंग होती है, तो उनकी अच्छी क्रेडिबिलिटी बनी रहती है। हालांकि आजकल तो क्रेडिबिलिटी यूपीएससी की भी नहीं बनी हुई, वहाँ पे फर्जीवाड़ा होने लग गया, ऐसा पता चला कि आईएएस लोग फर्जीवाड़े से बन रहे हैं, तो कहा तो कुछ भी नहीं जा सकता, लेकिन ये बोल रहे हैं कि साहब ऑल इंडिया सर्विस बना दो जिससे ठीक हो जाएगा कार्यक्रम। फैक्टर्स इनहिबिटिंग द कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द सेकंड चैम्बर एज रिप्रेजेंटेटिव फोरम ऑफ द स्टेट शुड बी रिमूव्ड और मॉडिफाइड इवन इफ द रिक्वायर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। In fact, Rajya Sabha offers immense potential to the negotiate acceptable solution to the friction point which emerges between center and the state in fiscal, legislative and administrative relation। तो बोला कि साहब लोकसभा जो होती है हमारी, एक राज्यसभा होती है, एक तो लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, दोनों लगभग सेम पावरफुल है, लेकिन राज्यसभा के पास थोड़ी कम पावर है। तो आप बोल रहे हो कि भाई साहब इसको जो कम पावर देना उनको हटाओ, इसको भी बढ़िया पावरफुल बनाओ, ताकि ये राज्यसभा जो है वो स्टेट्स का प्रतिनिधित्व करती है, ये राज्यसभा जो है वो इट इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो इसको भी इक्वल पावरफुल बनाओ ताकि स्टेट का रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से हो सके। 25 नंबर का देखते हैं, बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन इंटर स्टेट से डिजायरेबल एंड दिस इज पॉसिबल बाय इक्विटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। दिस रिक्वायर्स अमेंडमेंट टू द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गिव इक्वलिटी टू सीट टू स्टेट इन राज्यसभा एंड रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉपुलेशन साइज। तो मैंने इस राज्यसभा की बताया था, ये स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करती है, यहाँ पे अलग अलग स्टेट को अलग अलग सीट्स मिली हुई है, जो स्टेट जितनी बड़ी होगी उसको उतनी ज्यादा सीट मिलेगी। यही बात इन्होंने बोली कि भाई ऐसा मत करो, जितनी बड़ी स्टेट उतनी ज्यादा सीट, ऐसा मत करो, सभी स्टेट को समान सीट दो ताकि स्टेट वालों को भी लगे कि हाँ हमारा इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। अब अरुणाचल प्रदेश खुद तो बहुत बड़ा है, लेकिन वहां जनसंख्या कम है, तो आप उसको कम सीट दोगे। उत्तर प्रदेश खुद चाहे कितना बड़ा, उसमें जनसंख्या ज्यादा, आप उसको ज्यादा सीट दे दोगे। ये कौन सा बात है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता सही नहीं कहलाता है। तो इसको पॉपुलेशन के हिसाब से सीट मत दो, बल्कि सबको बराबर सीट दे दो, चाहे इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़े तो वो भी कर डालो। 26 नंबर का, द स्कोप ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू लोकल बॉडीज टू एक्ट एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड थ्रू अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट। तो भाई साहब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जो लोकल बॉडीज बनाया गया ना, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, उसमें बहुत सारी पावर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को देनी थी उनके बारे में लिखा नहीं गया है कि क्या क्या पावर उनको दी जाएगी, बल्कि वो स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से दे दो। अब भाई स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग पावर दी हुई, किसी ने ज्यादा दी हुई, किसी ने कम दी हुई, तो इन्होंने बोला ये बात सिस्टम ये ठीक नहीं चल रहा है, तो आप एक काम करो, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कितनी पावर दी जाएगी, कितनी पावर नहीं दी जाएगी, जिससे कि कोई भी उनमें चेंजेस ना कर सके। ऑल फ्यूचर सेंट्रल लेजिस्लेशन इन्वॉल्विंग द स्टेट्स इन्वॉल्वमेंट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कॉस्ट शेयरिंग एज एन इन द case of RTE Act. Existing central legislation where the states are entrusted with the responsibility of implementation should be suitably amended, providing for sharing of cost by central government। तो बोले कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट कई ऐसे लेजिस्लेशन लेके आते, कैसे कानून लेके आ जाते हैं जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाता है। जैसे RTE एक्ट लेके आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट कि कोई भी सूचना मांगेगा उसको सूचना देनी पड़ेगी। अब सूचना देने के लिए भाई कर्मचारी भी रखना पड़ता है, सूचना देने के लिए फोटोकॉपी की मशीन भी रखनी पड़ती है, सूचना देने के लिए डाक विभाग में पोस्टल का खर्चा भी लगता है। तो भाई वो खर्चा कौन देगा? तुमने कानून तो बना दिया, खर्चा तुम देते नहीं हो। अरे तो भाई तुम कोई भी कानून तुम्हारे मन में बनाओ, चाहे बनाना है तुमको तो, लेकिन खर्चा भी
उसका दे दिया करो स्टेट गवर्नमेंट को। द रॉयल्टी रेट्स ऑन द मेजर मिनरल शुड बी रिवाइज एटलीस्ट एवरी 3 years विदाउट एनी डिले। स्टेट शुड बी प्रॉपर्ली कंपनसेटेड फॉर एनी डिले इन द रिवीजन ऑफ द रॉयल्टी बियॉन्ड 3 year। तो मेजर मिनरल होते हैं, माइनर मिनरल होते हैं। मिनरल क्या होते हैं? जो जमीन में से जो भी खनिज निकलते हैं लोग उनको निकालते हैं, लेकिन जमीन किसकी मानी जाती है? जमीन मानी जाती है स्टेट गवर्नमेंट की। तो इसलिए कोई भी आदमी अगर जमीन में से कोई खनिज निकालेगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट को उसके लिए कोई ना कोई पैसा देगा, उसको हम बोलते हैं रॉयल्टी। तो अगर मैं मान लो मैं मेरी खान चलाता हूं और जमीन से कोई भी पत्थर निकालता हूं तो उसके लिए मुझे स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। वो रॉयल्टी की रेट को निर्धारित करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करती है मेजर मिनरल्स की। तो इन्होंने बोला कि भाई उसको रिवाइज करते रहो हर 3 साल में, क्योंकि आप रिवाइज करते नहीं हो, पुरानी रेट चलती रहती है। भाई जमाना बदल गया है, महंगाई बढ़ गई है, तो पुरानी रेट में काम नहीं चलता, इसको बढ़ाओ, इसको थोड़ा ज्यादा करो। लेकिन आप लेट बढ़ाते हो तो उससे क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान होता है। तो आप हर 3 साल में इसको रिवाइज करो। अगर हर 3 साल में आप रिवाइज नहीं कर पाते हो तो फिर कंपनसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति दो स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई हम नहीं कर पाए थे, हमारी गलती से हम नहीं बढ़ा पाए थे, अब हम तुमको एक्स्ट्रा पैसा देंगे इसके लिए। 29 नंबर का देखते हैं, द करंट सीलिंग ऑन प्रोफेशनल टैक्स शुड बी कंप्लीटली डन अवे विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैंने बताया जो प्रोफेशनल टैक्स लगाने का स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया हुआ है, उसमें वो सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए का प्रोफेशनल टैक्स लगा सकती है? मात्र 2500 रुपए तक लगा सकती है, इससे ज्यादा नहीं लगा सकती। तो ये बोले इसको हटा दो, स्टेट गवर्नमेंट को जितना लगाना होगा अपने हिसाब से लगा ले, कि तुम कोनो टांग लगाने वाले, तो इसको एकदम हटा दो कॉन्स्टिट्यूशन में से। 30 नंबर का देखते हैं, स्कोप ऑफ रेजिंग मोर रेवेन्यू फॉर टैक्सेस मेंशन्ड इन आर्टिकल 268 शुड बी एग्जामिन्ड अफ्रेश। दिस इशू में आइदर बी रेफर टू द नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन और एक्सपर्ट कमिटी टू बी अपॉइंटेड लुक इनटू दिस मैटर। तो आर्टिकल 268 में दिया हुआ था कि साहब और टैक्सेस लगा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसको हटा दो या तो, है ना, या फिर फाइनेंस कमीशन को दे दो ये कि भाई वो देखेगा कौन से टैक्स लगाने कौन से लगाने। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से टैक्स ना लगाए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को ये अच्छा नहीं लगता। गाड़ी अपनी बहुत फास्ट चल रही है, इसको 0.75 एक्सपेक्ट करके देख लेना, समझ में नहीं आ रहा था। टू ब्रिंग ग्रेटर, क्योंकि बहुत सारी रिकमेंडेशन भाई, बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो ये। टू ब्रिंग ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी ऑल फिस्कल लेजिस्लेशन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर एनुअल assessment by independent body and all reports of these bodies should be laid in both houses of parliament, state legislature. Greater accountability, all fiscal legislation should be provided for annual assessment by independent body and the reports of these bodies should be laid in the house of parliament. तो बोलता है कि साहब जो फिजिकल लेजिस्लेशन है, जैसे बजट हो गया हमारा, तो उसको चेक करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी, एक स्वतंत्र एक संस्था होनी चाहिए और उसकी रिपोर्ट जो है वो पेश की जानी चाहिए किसमें? संसद में। लेकिन होता कुछ नहीं है, रिकमेंडेशन आप कितनी भी दे दो नहीं मानती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कंसिडरेशन स्पेसिफाइड इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन शुड बी इवन handed as between the center and the state. There should be an effective mechanism to involve the state in the finalization of TOR of the finance commission. तो बोलते हैं कि साहब फाइनेंस कमीशन जब बनता है, मैंने बताया फाइनेंस कमीशन क्या करता है, फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है ताकि वो ये निर्धारित करे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने टैक्स है ना, फाइनेंस कमीशन FC ये निर्धारित करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस में कितना कितना हिस्सा स्टेट्स को मिलेगा, है ना। तो इसके टर्म ऑफ रेफरेंस बनाए जाते हैं कि फाइनेंस कमीशन वालों तुमको ये चीजें देखनी है और इसके हिसाब से हमें रिपोर्ट देनी है। तो जो टर्म ऑफ रेफरेंस होती है ना, ये बोल रहे हैं कि ये टर्म ऑफ रेफरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट अभी खुद बना देती है ना, अपने हिसाब से। लेकिन ये बोल रहा है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को भी पूछो कि आपको भी कोई सुझाव देना है क्या इस टर्म ऑफ रेफरेंस में, और वो सुझाव दे, उसको इनकॉर्पोरेट भी करो। द सेंट्रल गवर्नमेंट should review all existing cesses and surcharges with view to bring down their share in the gross tax revenue। तो अभी मैंने बताया कि सरचार्ज और सेस जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिए जाते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की झोली में चले जाते हैं पूरे के पूरे, वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ नहीं बांटे जाते। फाइनेंस कमीशन उस पर कोई भी सुझाव नहीं दे सकता सेंटर के सरचार्ज और सेस के ऊपर। तो ये बोले कि भाई इनको वापस से देखो और कम कर दो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिलते, स्टेट गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगता कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अकेले को टैक्सेस पूरे मिल रही है सेस और सरचार्ज के, तो इनको हटाओ और नॉर्मल टैक्स ज्यादा बढ़ाओ। 34 नंबर का, बिकॉज ऑफ द क्लोज लिंकेज बिटवीन द प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एन एक्सपर्ट कमिटी में बी अपॉइंटेड टू लुक इनटू द इश्यू ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द, ये हटा दो इसको, ये प्लान एंड नॉन प्लान का हट चुका, प्लानिंग कमीशन गया तो ये भी गया। देयर शुड बी मच बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फाइनेंस कमीशन एंड द प्लानिंग कमीशन, द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द पीरियड, से भी हटा दो, फाइनेंस कमीशन भी गया। ये बोला फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लेकिन अभी प्लानिंग कमीशन हट चुका है, उसकी जगह नीति आयोग आ गया, वो कोई टांग नहीं लगाता। जो प्लानिंग कमीशन था वो बहुत ज्यादा टांग लगाता था फाइनेंस कमीशन के ऊपर, है ना। मतलब फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था और प्लानिंग कमीशन कोई ढंग की बॉडी नहीं था, उसके बावजूद भी उसकी ज्यादा चलती थी, फाइनेंस कमीशन की नहीं चलती थी। मोदी सरकार आने के बाद में प्लानिंग कमीशन को हटा के फेंक दिया गया और उसकी जगह GST काउंसिल, सॉरी, उसकी जगह नीति आयोग आ गया, ठीक है। द फाइनेंस कमीशन डिवीजन इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस शुड बी कन्वर्टेड इनटू फुल फ्लेज डिपार्टमेंट सर्विंग एज द परमानेंट सेक्रेटरीट फॉर द फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, फाइनेंस कमीशन की एक डिवीजन है, वो कब बनती है? जब फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। लेकिन ये बोल रहे कि भाई उसको ऐसे मत टेम्पररी मत रखो, उसको परमानेंट कर दो कि बार बार नहीं बनानी पड़े, एक बार बना दी फिर वो चलती रहे। 37 नंबर का है, the planning commission has a crucial role in the current situation but its role should be treat that of coordination rather than that of macro managing sectoral plans of the central। ये क्या बोला कि साहब प्लानिंग कमीशन बहुत टांग लगाता है, तो इसकी टांग को हटाओ, इसको बोलो कि भाई तुम बस
निर्देश दो, तुम बस सुझाव दो, टांग मत लगाओ। तो यही काम किया ना नीति आयोग ने, यही किया। नीति आयोग टांग नहीं लगाता, नीति आयोग बस सुझाव देता है, प्लानिंग कमीशन टांग लगाता था, इसलिए प्लानिंग कमीशन को हटा दिया। इसकी रिकमेंडेशन अब मान ली मोदी सरकार ने। 38 स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर द सेटिंग अप ऑफ द इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन अंडर आर्टिकल 307 रीड विद एंट्री नंबर 42 of list 1 the commission should be vested with the both advisory and executive roles with decision making powers as a constitutional body. The decision of commission should be final and binding on all states as well as Union of India. Any party agreed with the decision of the commission may prefer to the appeal to the Supreme Court. तो बोला है साहब इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन बनाओ, ताकि मान लो ये राजस्थान, ये हरियाणा, ये है, तो कोई भी स्टेट मना नहीं कर सके भाई हमारे यहाँ माल नहीं बेचने होंगे। पूरे भारत में जिसको माल बेचना हो वो बेच सके, और ये कमीशन उस पर डिसीजन देगा कौन गलत कर रहा है कौन नहीं कर रहा। और इस कमीशन ने जो भी डिसीजन दिया उसके खिलाफ सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। लेकिन ऐसा कोई भी कमीशन नहीं बनाया गया है, नहीं कोई भी कमीशन ऐसा नहीं बनाया गया है, बस सुझाव को पकड़ा गया और फाड़ के फेंक दिया गया। द रिपोर्ट ऑफ द कमीशन वाज सर्कुलेटेड टू ऑल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट कंसर्न फॉर देयर कंसिडरेशन फॉर देयर कंसिडर्ड व्यूज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। द कमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द यूनियन मिनिस्टर, डिपार्टमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, यूटी एडमिनिस्ट्रेटर आर अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल। तो भाई कंसिडरेशन में है, इसका माना कुछ ज्यादा गया नहीं है। समझ गए बात? तो बहुत सारी रिकमेंडेशन दे दी, हमने पूरा कर लिया, चैप्टर हो गया पूरा, तालियां बजाओ। बहुत मैंने फास्ट लिया है, 0.75 पे करके देख लेना, क्योंकि फास्ट नहीं लेता तो भाई 38 मिनट 1 घंटा की तो वीडियो अभी हो गई। धीरे धीरे चलता तो एक वीडियो कम से कम 3 घंटे की होती है। मुझे नहीं लगता है 3 घंटे जितना कोई सामान है इसमें, आराम समझ में आने वाली चीजें मैंने जल्दी जल्दी समझा दी हिंदी में, तुम पढ़ोगे तुम्हारे को और समझ में आई। थैंक यू वेरी मच। ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है, उसको दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो, उधर पूरी प्लेलिस्ट है, इसमें सारी वीडियो मिल जाएगी। नीचे लाइक का बटन दिया हुआ जरूर दबा देना, नीचे भी सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, सब्सक्राइब दबा देना, सब्सक्राइब करो, शेयर करो भाई साहब, और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय श्री राम।